मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। आईना इंडिया के एक शख्सियत कार्यक्रम में आज आपको हम मिलवा रहे हैं जनाब सिकंदर साहब। सिकंदर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आप IICC यानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लाइफ मेंबर हैं और ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के तमाम अंदरूनी और बाहरी हालात से वाकिफ़ हैं। आइए आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है क्या और इसका काम क्या है। आज इनसे हम बात कर रहे हैं, आज इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मौजू पर। जो चुनाव होने वाले हैं इस पर भी चर्चा होगी। जनाब सिकंदर साहब नमस्कार, मैं अज़ीज़ मलिक आईना इंडिया से, और इस वक्त मैं IICC में हूँ यानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। और इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में चुनाव की गहमा गहमी है और कमेटी की चुनाव होने वाला है यहाँ पे। और इस वक्त बड़ा ही लोग, कई नए चेहरे इस कमेटी में शामिल होना चाह रहे हैं और इस चुनाव में शामिल होना चाह रहे हैं। और इस वक्त का जो माहौल IICC का है वो बड़ा ही पेचीदा है और सेंसिटिव माहौल कहा जा सकता है कि इस वक्त हमारे बहुत ही मुखलिस और इससे IICC के लिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी दी है और वो शुरू से अपने कारोबार को, अपने परिवार को, सबको त्याग करके अपना पूरा वक्त इसमें देते रहे, जनाब सराजुद्दीन कुरैशी। तो सराजुद्दीन कुरैशी साहब एक ऐसा नाम है जो हम समझते हैं कि समाज सेवा में ज़्यादा वो मसरूफ़ रहे और ये राजनीति से उनका वास्ता बहुत अच्छा रहा। बावजूद इनके कि हमारी कोशिश या हम जैसे लोग की कोशिश ये रही कि इनको राज्यसभा मिल जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती कहें या ये दुर्भाग्य कहें हमारा कि वो राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरान जो इसके सदस्य हैं वो इनको आज तक छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह है उनकी हमदर्दी, उनका समर्पण, उनका इससे लोगों का लगाव। लेकिन आज जो चुनाव का माहौल बन रहा है और नए चुनाव जो होने वाले हैं, इसमें नए जो चेहरे आ रहे हैं वो इसमें कुछ नए ख़यालात पैदा कर रहे हैं और नए चुनाव को दूसरे तरफ टर्न करना चाहते हैं। नए लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या इस तरह। अभी जो जनाब मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, अपना इंट्रोड्यूस देते हुए बताते हैं। मेरा नाम सिकंदर हयात है और मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से बहुत अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। और आपका जो सवाल है कि बदकिस्मती रही कि सिराज साहब पार्लियामेंट तक या राज्यसभा तक नहीं पहुँच पाए। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा, जहाँ तक मैं आपके जो नॉलेज में डाल दूँ, 2004 के में जब BJP गवर्नमेंट थी और अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे, उन दिनों सिर्फ मुझे जहाँ तक मालूम है एक बहुत उस टाइम बहुत मोतबर सोर्सेज से ये मालूम हुआ था और ये खूब बात हुई थी कि सिराज साहब को चांदनी चौक से MP का टिकट दिया जा रहा था। लेकिन उनकी जो मिजाज है, उनका जो कभी इस तरह की उनकी ख्वाहिश नहीं रही सियासत में आने की, वरना अगर वो चाहते तो कभी भी वो MP या राज्यसभा में आ सकते थे। लेकिन उनका ये मिजाज नहीं रहा सियासत में। हाँ, सोशल काम उन्होंने किया और उसकी ये देन है कि इस्लामिक सेंटर, मुसर रज़ा साहब परसों ही एक्सपायर हुए, उनकी बहुत बड़ी खिदमात थी सेंटर के लिए। मुसर रज़ा के साथ जनरल डायरेक्टर थे, तो उस टाइम भी सिराज साहब यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर थे। उसके बाद जो यहाँ इसके बानियान थे इस सेंटर के, इसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब, जस्टिस हिदायतुल्लाह, चौधरी आरिफ साहब, शफीकुर रहमान साहब और बहुत से इस तरह के लोग, बेगम आबिदा अहमद, तो इन सब लोगों ने सिराज साहब को
के पास को कहा कि भाई आप इसको संभालिए, क्योंकि मूसा रजा साहब के साथ भी सिराज साहब ने बाद दूसरे मुल्कों का सफ़र किया था और एक अच्छा खासा फंड मूसा रजा साहब की काविशों से और सिराज साहब की काविशों से लेके आए थे और ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। लेकिन स्ट्रक्चर के बाद फिर एक लंबा गैप आ गया था। यहाँ तक बात आ गई थी कि गवर्नमेंट की ये कोशिशें होने लगी थी, ये सोच होने लगी थी कि वो ये ज़मीन को वापस ले लिया जाए। पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तब सिराज साहब को इन बानियान जो थे, इसके हमदर्दान मुसलमान कौम के लोग थे, सेंटर के जो हमदर्दान थे और बानियान थे, उन्होंने सिराज साहब को कहा कि भाई आप इसको संभालिए। तब सिराज साहब ने 2004 में इसको संभाला। इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का पहला इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट उनको बना और तब से इन्होंने 1.5 साल के अंदर ये मुकम्मल किया इसका पूरा काम जो बचा हुआ था फिनिशिंग का। इसका तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने बॉम्बे मर्केंटाइल से अपनी पर्सनल गारंटी पर, अपनी कंपनी के कागजात वहाँ गारंटी पर रख के सिंगल हैंडेड इन्होंने लाए। खुद अपनी जेब से भी इन्होंने डोनेशन दिया 51 लाख रुपए और तकरीबन 51 या शायद 1 करोड़, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं। और उसके अलावा इन्होंने उधार भी दिया, वो वापस लिया इन्होंने, नो डाउट वो लोन भी वापस इन्होंने कराया। तो देखिए उनका बहुत बड़ा कारनामा है ये और उन्हीं की वजह से देखिए मैं नहीं कहता खाली नहीं। सिकंदर साहब एक सवाल आपके साथ ये कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद आज भी वो इसमें लगे हुए हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल निस्वार्थ, जबकि ये दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन है, पांचवा इलेक्शन है। अच्छा सॉरी, मैं इस बात से भी ये नहीं, इसलिए कि मैंने सिर्फ 3 इलेक्शन देखे हैं और उसमें सिराज साहब को बजाते सबकी सहमति से देखा है। आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो सिराज साहब को हटाना चाहते हैं, उनके पास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर क्या आधार है? बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारा जो दस्तूर है, जो इन बानियान ने बनाया था दस्तूर, बायलाज जो है आपका, उसमें एक क्लॉज है कि कोई भी ऑफिस बेरर 25 से 75 साल की एज का होना चाहिए। ठीक है। उस चीज़ को लेकर सिराज साहब की 14 जून 2023 को 75 साल एज पूरी हो गई थी। तो उस चीज़ को लेकर उन्हें लगा कि अब सिराज साहब को नहीं रहना चाहिए, फर्दर आगे नहीं रहना। ये कौन कौन लोग थे यहाँ पे? जो हमारे मैनेजमेंट में 6 BOT इस राय पर कायम हो गए। आपके बायलाज के अंदर में जो मैनेजमेंट कमेटी है, हाँ मैनेजमेंट कमेटी के, हाँ। लेकिन मेरा कहना ये है उसमें हमें दस्तूर को मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक लाइन जो हमारे फायदे में जाती है, बेशक उसी क्लॉज के क्लॉज 8 का दूसरा पार्ट एक ये भी है कि कोई भी इलेक्शन जो भी लड़ता है वो 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक, उसका टर्म 5 साल होगा। तीसरा एक पार्ट उसका ये भी है उसी क्लॉज का, क्लॉज 8 का ही, कि कोई भी ऑफिस BOT या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो भी वो जीत के आएंगे तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस वो अगला इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने तक उनका ऑफिस कंटिन्यू रहेगा, वो खाली नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि सिराज साहब या एक्सवाइजेड कोई भी जिसकी एज अगर बीच में पूरी हो गई तो जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक वो कंटिन्यू अपना काम करेगा। लेकिन इन्हें मसला कहाँ हुआ? ठीक है, हम भी मानते उस चीज़ को। और देखिए मैं फिर उसमें ये हुआ कि उन्होंने पहले उनको एक्स प्रेसिडेंट लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बड़ी मतलब मॉरल से हट के बात थी, मॉरल से हट के बात। जबकि इनका टाइम इनका पीरियड था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया 14 जून के बाद अब प्रेसिडेंट नहीं। लेकिन ये ठीक बात नहीं थी। वो 9 जनवरी 2024 को कहते तो बात ठीक थी, क्योंकि 8 जनवरी को हमारा टर्म पूरा होगा, उससे पहले ही कहना शुरू कर दिया। अब उसी जब उसमें कहते हैं कि साहब बुजुर्गों का बनाया हुआ दस्तूर था, उसकी तौहीन है। लेकिन मैं अगर ये सवाल पूछूं उन लोगों से कि उन्हीं बुजुर्गों के बनाए हुए दस्तूर में एक क्लॉज अमेंडमेंट की भी क्लॉज है, और उस अमेंडमेंट की क्लॉज में ये है कि अगर 50 मेंबर लाइफ मेंबर आपको कोई अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, वो लिख के देते हैं, तो आपको स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बुलानी चाहिए। उसमें जनरल बॉडी अगर चाहेगी तो ठीक है, नहीं ये आपका जीनियन बायलाज है, इसके अंदर पॉइंट अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता तो ये भी उन्हीं बुजुर्गों की तौहीन है। बिल्कुल यही हुआ कि 9 मई को सिराज साहब ने 52 लोगों ने लिख के दिया कि साहब ये अमेंडमेंट हमें चाहिए। उसमें सिराज साहब का नाम कहीं नहीं था, वो सबके लिए है। अगर मान लो एज का गैप घटती है तो उसमें सभी के लिए है, कोई जरूरी नहीं है। उसको इन्होंने 24 मई के लिए फिक्स कर दी। अभी आप सुन रहे थे आईना इंडिया के फिल्मनामा कार्यक्रम में जाह्नवी कपूर को
हम फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं 24 तारीख की मीटिंग की तैयारी में ओखला में एक मीटिंग थी। सिराज साहब उसमें गए, सब लोग बोल गए, सब लास्ट में सिराज साहब को कहा बोलिए साहब, तो सिराज साहब ने वहाँ उस मीटिंग को डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, जो 24 तारीख को होने जा रही थी। अच्छा। हम सब लोग बहुत मायूस हुए, सारे सपोर्टर मायूस होते हैं सारे, फिर कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, उन लोगों की बात हुई है मेरी, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो 20 तारीख को मीटिंग इनके कहने से मीटिंग डिफर कर दी, पोस्टपोन कर दी, उनको कहा कि बोर्ड में कर लेंगे, और 22 तारीख को स्टे लिया है कोर्ट से। अच्छा। हमें एतराज इस बात का है, कोई मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जो टेबल पे बैठ के घर में बैठ के सुलझाना जा सकता हो। कितना भी बड़ा मसला हो, घर में बैठ के घर की चार दीवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह कमेटी की बात थी। मेरा मानना ये है कि जब मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, हमारे भाई बात नहीं मान रहा हूँ, या XYZ हम आपस में किसी बात पर, तो हमारे करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, करीबी और अंदरदान के सीनियर मेंबर आपस में बैठ के मामले को सुलझा सकते। ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन कोर्ट में जाना। और फिर मैं एक बात कही कि साहब क्यों नहीं कोर्ट में गए थे? कौन कोर्ट में? 2 आदमी गए। कौन थे? 1 साल पहले मेंबर बने थे, 1.5 साल पहले मेरठ के लोग थे 2, एक मतलूब गौर और एक मतलूब गौर, एक सुमित कुमार शायद है, एक मतलूब गौर, एक सुमित कुमार। वो दोनों गए, इनकी सपोर्ट थी, इनके कहने से गए। किन के कहने से? यही 6 BOT। अच्छा। हाई कोर्ट में गए, अब वहाँ से केस चला, अब उसकी वजह से ऑब्जर्वर यहाँ बैठे। अच्छा। अब ऑब्जर्वर कोर्ट के खर्चे, वकीलों के खर्चे, वकीलों की 22, 24, 26 लाख यहाँ से जो उनके वकील थे उनकी फीस भी यहाँ से दी गई। कोर्ट को ऑब्जर्वर को तकरीबन 8 लाख रुपए महीना का खर्चा वो जा रहा है मुस्तकिल, आज तकरीबन 1 करोड़ रुपए करीब जा चुका है। तो ये कमेटी की तरफ से गया या उनके वो अपने सेंटर से गया? अच्छा, सेंटर से गया, तो उन्होंने डाला है, पैसा हुआ ना, मेंबर्स का पैसा हुआ। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? पिटीशन तो उन लोगों ने डाला था, तो पैसा तो उन्हें खर्च करना है। नहीं सेंटर दे रहा है। अच्छा। कोर्ट ने ऑर्डर किया, सेंटर जैसे जा रहा है। अब नतीजा क्या हुआ? वही चीज जो स्पेशल जनरल बॉडी की जो डिमांड थी, सिराज साहब जो करने जा रहे थे 52 लोगों ने, इस पे सिराज साहब नहीं कर रहे थे। सिराज साहब को लोगों ने, देखिए आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं, सदर हैं, हम मेंबर हैं, हम आपको अगर कोई चीज राइटिंग में दें कि साहब हम ये चाहते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस पर आगे एक्शन लें। मजबूरी है आपकी, और सीट की मजबूरी होती है आपकी, नहीं सीट की मजबूरी होती है। सिराज साहब ने वही किया था, सिराज साहब ने अपनी तरफ से नहीं किया था, 52 लोगों ने लिख के दिया। लेकिन कोर्ट ने सिराज साहब के फेवर में दिया। अब देखिए, वही जो कुछ हम लोग कह रहे थे कि वो घर में ही बैठ के सुलझ सकता है, स्पेशल जनरल बॉडी या जनरल बॉडी के मेंबर ही इसको डिसाइड करेंगे, वही कोर्ट ने फाइनली कहा। तो जहाँ से शुरू हुआ था 9 मई से 24 मई को SGBM होने जा रही थी, वो वही 30 अप्रैल 2024 को 1 साल बाद वहीं पे वही जो कहता हूँ जो उस टाइम होने जा रहा था वही अब हुआ। लेकिन नुकसान क्या हुआ? एक तो सेंटर की शाख पूरी दुनिया में खराब हुई जी। हम आपस में न इत्तेफाकियाँ पैदा हो गई, दिलों में दुनिया के सामने आ गई, घर की बात है, 4 दीवार से बाहर आ गई, और करोड़ों रुपए का नुकसान। देखिए, और क्या मतलब एक चीज ठीक है, आपके आपस में मुखालफत भी होती है, दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपके बारे में या किसी के बारे में XYZ पर्सनल लाइफ के बारे में अटैक करूं, क्या जायज है? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। कोर्ट में लिख के दिया गया, ये कहा जाता है कि घर का भेदी लंगाटा है। कोर्ट में सिराज साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में लिख के दिया गया। कोर्ट ने कहा भाई मुझे इससे क्या मतलब है, अगर एक खराब आदमी को जनरल बॉडी चाह रही है, 20 साल से चाह रही है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो जनरल बॉडी का हक है, उसे मैं नहीं खत्म कर सकता। उनकी रिपोर्ट भी मैंने देखी है, वो उसमें कोर्ट ने बड़े साफ मिले में कि कमेटी इसका फैसला करेगी। और SGBM हुई, और SGBM में देखिए आप, उसमें देखिए 6 BOT और सलामत भाई भी, बदरुद्दीन साहब भी, और दूसरे सब लोग जो भी सिराज साहब के मुखालिफ थे, सब इकट्ठा हो गए। उसके बावजूद ठीक है वो एजेंडा पास नहीं हुआ। वो एजेंडे जो उसके SGBM के एजेंडे थे, वो 75% चाहिए थी मेजोरिटी, वो पास नहीं हुआ। लेकिन आज भी ये साबित हो गया SGBM से कि 51.04%, बल्कि 55 एज ए होल एवरेज अगर देखा जाए तो 55%
55% राय जो है मेंबरान की वो उन एजेंडे के फेवर में रही है। हाँ, यानी कि सारे लोग एक तरफ, एक तिने तनहा सिराज साहब एक तरफ। अब एजेंडा क्या क्या है इसमें? एजेंडे उसमें एक तो यही था कि वो 75 क्या इस बार एजेंडा कुछ चेंज हुआ है? नहीं, कुछ नहीं चेंज नहीं, वो पहले ही वाला है वो सारे? पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सिराज साहब अगर नहीं लड़ पाएंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, उससे क्या मसला है? हमारा कहना नहीं, ही अब तो एज का एक्सटेंशन तो हो गया। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, एक्सटेंशन नहीं हुआ। नहीं, कोर्ट ने क्या मना कर दिया कि एक्सटेंशन नहीं कर सकते? कोर्ट ने आपके जनरल बॉडी में तो बॉडी को पावर दी गई थी। हाँ, जनरल बॉडी में 75% वोट हासिल नहीं कर सके। नहीं कर सके। अच्छा, ये बात, इसलिए वो उसमें आप लेकिन अब देखने की बात यह है कि इतनी सब मुखालफत के बावजूद, सब लोग इकट्ठे होने के बावजूद आज भी जनरल बॉडी की मेजोरिटी सिराज साहब के साथ खड़ी है। फिर रुकावट कहाँ आ रही है? जब मेजोरिटी है तो रुकावट कहाँ, कुछ नहीं, मेजोरिटी तो अब तो सिराज साहब का तो रास्ता तय है कि वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं होना। उसमें हमें जो समझ है तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि आप जनरल बॉडी और वहाँ मीटिंग अपने गवर्निंग बॉडी से एज का मसला को आप आपस में सलट लीजिए। हो गई ना जनरल बॉडी मीटिंग एसजीपीएम स्पेशल, हाँ। 30 अप्रैल को थी। तो उसमें क्या लोगों ने इनकार कर दिया इस बात से? 55% तकरीबन सारे एजेंडे का अगर एवरेज देखा जाए हाँ। तो एज वाले एजेंडे पे तकरीबन 51% से ज़्यादा वोट मिले, बाकी एजेंडे पर 55-56 हम तकरीबन 55% एवरेज कह लीजिए, बाकी जो एजेंडे दूसरे थे तो उस मिला के 55% आप कह लीजिए एवरेज सबका। लेकिन उसमें जैसा वो दस्तूर कहते हैं, दस्तूर में है कि 75% चाहिए। ठीक है। हालांकि कुछ लोगों की राय ये कह रही है कि कुछ वकील ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें 75% की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ये एक इशू है डिस्कशन का, इंटरप्रिटेशन का इशू है। लेकिन फिलहाल तो अभी इस पे फिर कोई मीटिंग होनी जानी है क्या? नहीं, अभी इस पे कोई मीटिंग नहीं होनी है, कुछ नहीं होना। तो रास्ता एक तरफ से तो सब नहीं, साफ है नहीं, इस पर अभी भी? साफ नहीं, अभी साफ नहीं है। देखिए, अभी अगर कोर्ट फर्दर कुछ कहे या कोर्ट में कोई जाए, बोले मुझे लगता नहीं कि कोई कोर्ट जाएगा, कोर्ट को जाने की सोच नहीं रहा है, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि 75% का ही कंसेप्शन है सबके दिमाग में, तो अभी वो शायद उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब तो इलेक्शन एजीएम है कि 2 जून को, 2 जून को है। 2 जून को। अच्छा। और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाए। पार्लियामेंट का भी चुनाव भी जो प्रचार का है वो बंद 1 जून को बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर वो 2 जून को एजीएम है। उसके बाद तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इतनी बात करने की जानकारी मिली और मुझे लगता है कि शायद हमारी गवर्निंग बॉडी इसकी IICC की इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें सबको हक तो है। नहीं इलेक्शन नए कैंडिडेट आप जैसे कह रहे थे, नए कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है, आने दीजिए, सबको वेलकम है, हम सबका वेलकम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये SGPM ने साबित कर दिया कि आज भी सिराज साहब वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ रह कर अपना एक टाइम के जो इतने बड़े बिजनेसमैन वेल नोन है, जो गवर्नमेंट के डेलीगेशन में फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस डेलीगेशन में जाते थे, यहाँ सेंटर की वजह से इतना टाइम यहाँ लगाया कि अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे सके, अपना सब कुछ बर्बाद किया उन्होंने। शुक्रिया सिकंदर साहब। मैं थोड़ा सा आप